नमस्कार किशन भाइयों। हमने मक्के की खेती में पहला पार्ट जो देखा वो पार्ट में आपको बताया गया था वैरायटी सिलेक्शन से लेके जमीन की तैयारी, खाद, बीज के बारे में बताया था, प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में बताया था। उसके बाद में हमने क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि खरपतवार नियंत्रण और उसके साथ ही साथ में कीट नियंत्रण और थोड़ा सा रोग नियंत्रण की बात की थी। और उसके साथ में मक्के के अंदर जो मल्टी क्रॉपिंग का इश्यू है कि असर शुरू होती है इस प्रॉब्लम की जब आप बिजाई करते हो तब से लेके 15-20 दिन तक आता है। और 15-20 दिन के बाद में जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसमें भी उसकी असर होती है। और बाद में जब लक्षण दिखते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए किसान भाई उस टाइम पे भी मैंने बताया था, अभी फिर से मैं उसी प्रॉब्लम को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मल्टी क्रॉपिंग का इश्यू, पीलेपन का इश्यू, जड़ गलन का इश्यू, खेत में जहां पे पानी बढ़ता है वहां पे प्रॉब्लम आने की इश्यू और उसके साथ ही साथ में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की हम बातें करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में आप इसको लाइक करें, बेल आइकॉन पे पुश करके रखें ताकि ऐसी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और उसके साथ ही साथ में आप दूसरे आपके मित्रों को ये वीडियो शेयर करें, लिंक शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से या तो दूसरे कोई माध्यम से। और साथ ही साथ में कमेंट करना ना भूलें कि हमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो आपके लिए कितनी अच्छी है, कितनी लाइनबद्ध है, या तो कुछ मैं छोड़ रहा हूं तो वो आप बताइए, तो हम अगले वीडियो में जरूर ले लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंटली मक्के में आने वाला ऐसे इश्यू है जो कि प्रॉब्लम एक है लेकिन कारण अनेक है। मतलब मल्टी क्रॉपिंग का पहला कारण ये है कि आपने गलत विंडो में सोइंग किया है। विंडो का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक वेराइटी को स्पेसिफिक विंडो में प्लांटिंग करना पड़ता है। जैसे खरीफ की वेराइटी हमने बताई है तो आप खरीफ में ही बिजाई करो, फिर उसका परफॉर्मेंस खरीफ में अच्छा आता है क्योंकि खरीफ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब वातावरण के जो अनुकूलता है वो उसके हिसाब से रहती है। अगर आप रबी में बिजाई करते हो या तो स्प्रिंग में बिजाई करते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उस समय का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अलग रहती है, सूर्य प्रकाश की क्षमता अलग रहती है, तो आपको ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। मोस्ट इंपोर्टेंट कारण सही विंडो में प्लांटिंग करें। कई किसान भाई ऐसा करते हैं, पिछले साल हमने देखा है कि भाई खरीफ में 101 का प्लांटिंग किया था, बहुत अच्छा आया, कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाली जात है तो उसने दे दिया, लेकिन उसको फिर रबी में प्लांटिंग किया, बीज बचा के रखा था। प्रॉब्लम ये होता है कि ये तो खरीफ की जात है, ठंडी सहन नहीं करती, मध्यम गर्मी सहन करती है जो खरीफ में होता है, साथ ही साथ में ह्यूमिडिटी नहीं होती है, तो फलीनीकरण भी अच्छा नहीं होता है। तो विंडो याद रखिए, स्प्रिंग की वैरायटी स्प्रिंग में, रबी की वैरायटी रबी में और खरीफ की वैरायटी खरीफ में प्लांटिंग करें, जिससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम टल सकता है। दूसरा, बीज की मात्रा जो है वो सही रखनी है। कोई किसान भाई चाहे तो अगला वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं टू द पॉइंट सिंपल बात करूंगा। अगर आपकी जमीन भारी है, मानो कि आपने 12-32 वेराइटी का बिजाई किया है या 12-33 का किया है, मध्यम से भारी जमीन के अंदर आप अगर बिजाई कर रहे हो तो आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 फीट रखनी ही रखनी है। 2 फीट मतलब पूरा का पूरा 24 इंच रखनी है। कम किया तो 20 इंच तक चलेगा, 20 से 24 के बीच में रखो, उससे कम नहीं। और पौधे से पौधे की दूरी आधे फीट से ज्यादा 10 इंच रखनी है। ये डिस्टेंस मेंटेन करते हो आप तो पौधे को पूर्णतः सूर्य प्रकाश मिलेगा, हवा का आवन जावन रहेगा, आपको भी निराई गुड़ाई में सही रहेगा और उसका वृद्धि विकास जो है, क्रॉप कैनोपी जिसको बोलते हैं, पत्तों को फैलने की जगह मिलेगी, तो भुट्टा सही जगह पे सही टाइम पे आएगा, तो मल्टी क्रॉपिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। हल्की जमीन है आपकी तो 1.5 फीट बाई 1 फीट या तो 10 इंच ऐसा आपको करना है। इससे क्या होगा, पौधों की संख्या बरकरार रहेगी और आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम टल जाएगा। पहले हमने पॉइंट देखा बिजाई का समय, दूसरा बिजाई का अंतर, तीसरा होता है उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया डालते रहते हैं और यूरिया में भी जो मिला वो डाल देते हैं। मैं मानता हूं, समझता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि खाद मिलता है, उर्वरक मिलता है तो डाल देना चाहिए, तो डाल ही देते हैं। बारिश हो गई है डाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही डालो। मतलब कि आप अगर 20 दिन से लेके 30 दिन के बीच में जो मैंने फर्टिलाइजर अगली वीडियो में बताया था
उस समय पे आपको यूरिया डालना है तो आधी से 1 बोरी ही डालो। कभी-कभी 1 एकड़ में किसान 2 बोरी डाल देता है। नो डाउट वृद्धि विकास की अवस्था है, आपको आराम से वृद्धि विकास मिलेगा। ऊपर से बारिश हुई है तो और नीचे से आपने खाद दिया है, वृद्धि विकास मिलेगा। लेकिन जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तब ऑटोमेटिकली फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये सब कंपैरेटिव है। तो भले ही आपने डीएपी डाला है, लेकिन आपने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया, तो पौधा उसको पकड़ के वृद्धि विकास ज़्यादा कर जाएगा। तो आपको मल्टी क्रॉपिंग की समस्या आने की संभावना रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 20 से 25 दिन के अंतराल पे आधी बोरी यूरिया डालो या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी डालो। और ज़मीन के आधार पे देखें तो भारी ज़मीन है आपकी, आपने ऑर्गेनिक मैटर अच्छा डाला है तो आधी बैग यूरिया ही डालो, 20 किलो ही डालो। अगर आपकी ज़मीन हल्की है या तो आपने कोई भी ऑर्गेनिक मैटर डाला नहीं है, संचार वगैरह नहीं डाला है, तो आप 1 बोरी यूरिया डालो, लेकिन 1 बोरी से ज़्यादा नहीं। अभी यूरिया का मैनेजमेंट बताया मैंने, नाइट्रोजन का मैनेजमेंट बताया। अभी आपको दूसरा फास्फोरस का मैनेजमेंट करना है। तो आपको यूरिया पे अगर नहीं जाना है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है 24-24-0 या 20-20-0-13 सरदार एएसपी करके फर्टिलाइज़र आता है। वो पूरी 1 बैग डालो, तो फास्फोरस की मात्रा भी चली जाएगी और साथ-साथ में नाइट्रोजन भी चला जाएगा। दोनों का नाइट्रोजन ऐसा है कि एक अवेलेबिलिटी है, स्लोली है उसकी। तो स्लोली नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, तो जो यूरिया से प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक आप ये पसंद कर सकते हो। और उसी टाइम पे अगर स्ट्रेस आता है, मतलब आपका पानी खींच गया है या तो बारिश का एक ड्राई स्पेल आया है। मानो कि अभी आपने जून की एंड में, मतलब अभी आपने बिजाई की है कोई भी मक्के की वैरायटी, बारिश अभी अच्छी हो गई, वृद्धि विकास अच्छा हुआ, खरपतवार नियंत्रण हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, 25-30 दिन हो गए, यानी कि जुलाई का पीरियड आया, मानो कि बारिश 15-20 दिन खींच गई, तो आपको उस टाइम पे एक पानी बहा दो, भरो मत, बहा दो, तो स्ट्रेस में पौधा नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, जब भी स्ट्रेस में आएगा तो छोटा भुट्टा पैदा कर देगा, और एक नहीं ज्यादा पैदा कर देगा, 2-3-4 भुट्टे पैदा कर देगा, तो मल्टी क्रॉपिंग का प्रॉब्लम आने की संभावना रहेगी उसमें। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, पानी दे देना है, और उसके साथ में अगर हो सके भूमि का जमीन में डाल देना खाद के साथ। क्या होगा, थोड़े जड़ें अच्छी तरह से विकसित हो जाएगी और एक नया जोश मिल जाएगा उसको। और दूसरा एक रिकमेंडेशन है हमारा कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, एसडीआर फॉर्मूला, जिसमें तो स्टेलर जो प्रोडक्ट है उसका एक आप छिड़काव कर सकते हो उस टाइम पे। तो स्ट्रेस से पौधा रिलीज हो जाएगा। आपने थोड़ा सा खाद डाला है, थोड़ा पानी डाला है और एक स्प्रे कर दिया, वृद्धि विकास भी अच्छा हो जाएगा और स्ट्रेस में से रिलीज हो जाएगा, बराबर। उसके साथ न्यूट्रिएंट भी है तो अच्छे खासे न्यूट्रिएंट भी उसको मिल जाएंगे। तो ये एक और पहलू है मल्टी क्रॉपिंग का जिससे आप बच सकते हो। और अभी और एक बच गया है कि उसके साथ ही साथ में आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाले फैक्टर में एक और पहलू है कि जहाँ पे आपको जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह भी उस समय पे डाल दो। नहीं, पहले नहीं डाला है तो अभी डाल दो, तो अभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको 20 से 25 दिन में करना है और दूसरा करना है 50 से 60 दिन में। 50-60 दिन का जब अंतराल पीरियड आता है, वो पीरियड के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी टाइम समय पे सेम सिचुएशन होती है कि पानी खींच गया है, बारिश नहीं हुई है, बारिश होती है, भगवान की मेहरबानी है, अच्छा है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो वही आपको करना है, पानी बहा देना है। तो ये है मल्टी क्रॉपिंग का इश्यू, जिसमें हमने देखा कि पहला बिजाई का विंडो, दूसरा बिजाई का अंतर, तीसरा हमने देखा कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सही टाइम पे सही तरीके से करना। तो ये सब करने से जो मल्टी क्रॉपिंग का इश्यू है वो आप टाल सकते हो। ये पार्ट 3 का अभी हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा कि मल्टी क्रॉपिंग, और उसका सॉल्यूशन मैंने बताया। अभी मानो कि आप ये करते 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 आप 50 से 60 दिनों पे आ चुके हो और अभी आगे बढ़ना है। 50 से 60 दिनों के बाद मक्के के अंदर अगर वो अर्ली वेराइटी है तो भुट्टे आने लगेंगे, सिल्क होने लगेगा और ऊपर से टेसल भी आने लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी लेट वैरायटी है तो और 10-15 दिन के बाद आएगा। अभी आप 50 से 60 दिन या तो फ्लावरिंग अवस्था पे हम बात करेंगे। फ्लावरिंग अवस्था में जैसे हमने पहले न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोला था, बेसल डोज, उसके बाद में 20 से 25 दिनों के अंतराल पे एक,
और 40 से 50 दिनों के अंतराल पे एक फर्टिलाइजर डोज। तो अभी आप आगे बढ़ते हो, पहले आधी बैग और फिर पूरी बैग पोटाश की आप डाल चुके हो। अभी ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं रहेगी। पौधा आपका बढ़ गया है, उसमें पत्ते की संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छी है, लंबे पत्ते हैं, खरपतवारनाशी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी आपको मेन प्रोडक्शन लास्ट गोल पे ले जाना है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? यहाँ पे जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगस्त के एंड में या सितंबर में, या तो अपना देसी हिसाब से देखते हैं तो भाद्रपद महीने में बारिश थोड़ी ज्यादा हो गई। तो आपका खेत मानो कि ऐसे हथेली जैसा है और उसमें हथेली में ये थोड़ा सा डीप है, तो वहां पे पानी भरता है। उस टाइम पे पौधा क्या है, डबल ड्यूटी कर रहा होता है कि एक तो पौधे को सीधा खड़ा रहना है मजबूती से, साथ ही साथ में उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व देने हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा देने हैं, क्योंकि अभी भुट्टा बनेगा, भुट्टे में दाने बनेंगे, दाने में दूध आएगा। तो ये सब के लिए पौधा तैयारी में होता है। उस समय पे जहाँ पे मैंने डीप बोला, वो डीप में अगर पानी भर गया तो प्रॉब्लम ये है, पहला प्रॉब्लम कि जो पोषक तत्व है जैसे बोरॉन, हाईली लीचेबल न्यूट्रिएंट है, वो पानी में पिघल के जमीन के तल में चला जाएगा, मतलब जड़ों की पहुंच से बाहर निकल जाएगा। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस अगर डीएपी के स्वरूप में हो तो इमूवेबल है, मूवमेंट नहीं होती उसकी। लेकिन फॉस्फोरस जब पानी में पिघल गया तो वो भी पानी के साथ बह जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एनएरोबिक कंडीशन, यानी कि जमीन में पानी तो है लेकिन हवा नहीं है, पानी भरा हुआ है। तो जहां पे पानी भरा हुआ है वहां एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट होगी, मतलब हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जड़ें गलने लगेगी, कोई फंगस बंग नहीं होगी। तो वहां पे आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने की संभावना है कि जमीन में से जड़ों के माध्यम से जो ऊपर पौधों में पोषक तत्व जाने चाहिए वो रुकावट हो जाती है। और ऊपर की साइड पे, मतलब जहाँ पे भुट्टा बन रहा है, जहाँ पे वो टेसल बन रहा है और नया पत्ता है, उसमें एनर्जी फ्लो हो रही है, ज्यादा जा रही है। तो पुराने पत्तों में से पूरा का पूरा शक्ति जाएगा ऊपर की साइड, नीचे से आना बंद। तो सिचुएशन ये होगी कि नीचे के पत्ते सब वीक हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे, और किसान को क्या लगेगा कि ये कोई फफूंदी जनित रोग है, और सीधा फफूंदी नाशक लेके आएंगे और स्प्रे करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जड़ में है, प्रॉब्लम फफूंदी का नहीं है। जहां पानी भरता है यहाँ प्रॉब्लम होगी, आप देख लेना। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम फर्टिलाइजर से सॉल्व करना है। उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, 2-3 किलो सल्फर ले लो, 2-5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट ले लो 5 किलो तक, और 10-15 किलो एमोनियम सल्फेट ले लो, यूरिया नहीं लेने का, एमोनियम सल्फेट लेने का। ये लेके उसका मिक्स करके अच्छी तरह से उसमें उस हिस्से में डाल दो जहां पानी भरा था। तो उससे क्या होगा, जमीन थोड़ी सी फूलती है, सल्फर के जाने से सल्फर मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है और जड़ों में से हवा का आवन जावन बढ़ाता है। तो ये होने से क्या होगा, फिर से पौधा न्यूट्रिशन लेने लगेगा। अगर जरूर लगे तो ऊपर से एक स्टेलर का स्प्रे कर दो, कुछ नहीं तो 19-19 का स्प्रे करो। वो भी नहीं मिला आपको तो आप सिंपल फास्टर का प्रयोग करो, तो पौधे को शक्ति मिल जाएगी, तो पौधा बाहर आ जाएगा ये प्रॉब्लम से। देखो सिम्टम्स, लक्षण देखो, अगर फफूंदी सच में लगती है तो फफूंदी जनित रोगों को नियंत्रण में लाना जरूरी है, वो भी करना चाहिए। लेकिन मेन प्रॉब्लम है जड़ों में, जो जड़ें पानी की वजह से गल रही है, उसको पहले क्लियर करना है। तो पहले शक्ति दे दी, अभी जड़ों को भी बढ़ाना जरूरी है। तो जमीन में आप छोटा सा डोज भूमिका का दे सकते हो, या तो खाद में मिला के आप ह्यूमिक पावर NX वगैरह डाल सकते हो। तो ये डालने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये फफूंदी का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर प्रॉब्लम पानी भराव से कारण जड़ गलन का वो प्रॉब्लम है। दूसरा, उसको रेडीमेड न्यूट्रिएंट जैसे मैंने बताया स्टेलर भी दे सकते हो, शक्ति मिल जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो एक आध डोज जिंक का स्प्रे में दे सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर। कई किसान भाई फरियाद करते हैं हमारे वीडियो में, खास करके मेरे वीडियो में, कि ये तो बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन आप ध्यान रखो, मैं बताता हूँ सिम्टम्स के आधार पे, लक्षण क्या है उसके आधार पे ट्रीटमेंट। सभी ट्रीटमेंट करना है ऐसा जरूरी नहीं है। मस्ट एंड शुड क्या है कि मैंने बताया, जमीन में आप सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट और एमोनियम सल्फेट डालो, वो जरूरी है। लेकिन उसके ऊपर आपको जो लक्षण लगे उसके आधार पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका पौधा भी विकास करेगा, वृद्धि करेगा और नया
जो भुट्टा है वो पैदा करेगा और भुट्टे में दाने में दूध भी भरेगा। मानो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपका खेत बहुत अच्छा है, आप एक समतल खेत है, वृद्धि विकास नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बारिश भी रफ्ता-रफ्ता अच्छी से आ रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो सीधा भुट्टा में दूध भरने की स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, वो जब स्टेज आता है, उसकी राह देख के बैठो। उस टाइम पे एक छोटा-सा डोज़ आपको डालना है, 10-15 किलो यूरिया डालना है, सिर्फ 10-15 किलो, 4-5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डालना है और लगभग 20 किलो जितना पोटाश डालना है। इतना डालने से आपका काम हो जाएगा। और उस समय पे अगर आपकी ज़मीन में कैल्शियम की मात्रा कम है, तो उस समय पे आप थोड़ा-सा मतलब लिक्विड स्वरूप में अगर आता है तो आप स्प्रे में दे सकते हो, या तो घन स्वरूप में भी कैल्शियम नाइट्रेट जो आता है दानेदार, वो भी आप पंप में 100 ग्राम डाल के आप छिड़काव कर सकते हो। अगर छिड़काव नहीं कर पाए, बहुत बड़ा हो गया है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि यूरिया और पोटाश का डोज़ दे रहे हो, तो उसके साथ में आप थोड़ा-सा कैल्शियम चिलेटेड मिक्स करके ज़मीन में डाल सकते हो। तो ये करने से थोड़ी कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। और बोरॉन तो पहले से आपने दे के रखा है, नहीं दिया है तो अभी भी आप दे सकते हो। 250 से 300 ग्राम बोरॉन या तो 500 ग्राम बोरॉन डाल के ज़मीन में डाल दो, आपका काम हो जाएगा। ड्रिप है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर मक्के में ड्रिप नहीं होती, इसलिए ज़मीन में डालना सहूलियत भरा है, तो वो आप कर सकते हो। लास्ट पॉइंट बचता है, इसी अवस्था में 50, 60, 70 दिन का पौधा हो गया है, अभी भुट्टे लगने शुरू हो गए हैं या तो लग चुके हैं, या तो अर्ली वैरायटी में दाने दूध पे आ जाएंगे। इस समय पे अगर आपको कोई डिसीज़ लगता है, तो डिसीज़ के लक्षण के आधार पे ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन इल्लियों का लगना बहुत ही नॉर्मल होता है, उस टाइम पे इल्लियाँ लगती है, भुट्टे में भी लगती है, तो आपको फॉल आर्मीवॉर्म का ज़्यादातर खतरा बना रहता है। तो उस समय पे जैसे मैंने पहले बताया था, इस बार भी ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है कीट के उपद्रव की, खास करके फॉल आर्मीवॉर्म, तो आप 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किलेक्स या तो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉपिगो पे जा सकते हो। तो ये कुल मिला के क्रॉप प्रोटेक्शन की बात है, और अभी इसके बाद ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन हमने पहले से लेके अभी तक आपको जो बताया, जो भी हमारे अनुभव है आपके साथ शेयर किए, वो आपको अच्छे लगे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करो, इसको लाइक करो, और कहीं फिर से मैं बताता हूँ, कहीं न कहीं हम अगर डेविएशन में है, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। तो किसान भाइयों, ये था हमारा मक्के का सफ़र, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपको लाभदायी होगा। धन्यवाद।